एक है, इसमें से लगभग 5 से 6 नंबर का आना है तुम्हारा, फिक्स है कि 5 से 6 नंबर का हर साल आएगा ही आएगा। पूरी जो यूनिट है इसमें 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर उसके बाद में लैंगिक जनन 5 से 6 नंबर का इसमें से आएगा। दूसरा है तुम्हारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, ठीक है, उसमें से 7 से 8 नंबर का आता है लगभग, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 नंबर का आता है जनन स्वास्थ्य, 3 चैप्टर है, ठीक है। तो पूरी जो यूनिट है उसमें 16 नंबर का आता है, ठीक है भाई। कितने नंबर का? 16 नंबर। तो ये चैप्टर है तुम्हारा, इसकी 2 क्लास हो चुकी है तुम्हारी, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया वैसे मैंने इसमें, ठीक है। अब आज की हेडिंग है, दिख रहा दिख रहा पराग, ठीक है। हेडिंग है आज की पराग कण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन, ठीक है भाई। तो पोलन ग्रेन बनाता कैसे? लघु बीजाणु मातृ कोशिका थी, ठीक है, और ये किसके अंदर थी? स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, है ना। लघु बीजाणु जन्म तक के अंदर थी, तो उससे क्या बना था? पराग मातृ कोशिका थी, क्योंकि टिश्यू बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो वो जो कोशिका थी उनको क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोलते थे? पराग मातृ कोशिका बोलते थे। पराग मातृ कोशिका से अशुद्ध विभाजन हुआ था, लघु बीजाणु बना था, ठीक। लघु के बाद अब जब वो विकसित होगा तो क्या पराग कण। तो आज पराग, ठीक है। क्या बोलने के लिए? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन, ये तो पोली में तो पोलन ग्रेन होता है नर युग्मक। ये भी वो मक्खी जी ठाकर पड़ लेकर वो फोल्ड के पड़ता ठीक है बैंक वही हो भाई जी, वही तो पोलन ग्रेन होता है नर युग्मक, ठीक है। क्या होता है? नर युग्मक। तो इसे नर युग्मकोद्भिद भी बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ऐसा समझ लो मेल गैमेट है, नर युग्मक है, ठीक है। ये जनरली इनका जो साइज होता है 20 से 50 माइक्रोमीटर के आसपास का होता है। और देखने में आपको ये कैसे दिखेंगे? गोल। कैसे दिखेंगे? गोल दिखेंगे, ठीक है। इनके अंदर 2 परत होती है। कितनी? 2 परत होती है। देखो जरा, ये पराग कण है ना, इतनी छोटी चीज कल दिखाई दी है, मार के मुक्की ठहर को घूमेगा ना, यही है ना। हाँ भाई, ये फोल्ड के ऊपर तो मार के मुक्की ठहर तो नहीं दिखाई। परागकण ये पूरा दिख रहा है तुम्हें, परागकण, ठीक है। इसमें 2 परत होती है। सबसे बाहरी जो परत होती है उसका नाम होता है एक्साइन। क्या नाम होता है? एक्साइन। हिंदी में बोलते हैं इसको बाह्य चोल। क्या बोलते हैं भाई? बाह्य चोल। हिंदी में ठीक था, इंग्लिश में अंदर वाली जो है इसका नाम है इंटाइन। क्या नाम है? इंटाइन। अंत है सारे तो चोर है। अंत है चोल, ठीक है। 2 परत होगी, पहले वाली जो होगी बाह्य चोल, अंदर वाली होगी अंतः। क्या है ये? परागकण। जो बाहर वाली परत है ना ये एक्साइन, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। इसकी स्पोरोपोलिन, देखो ये पदार्थ होगा। स्पोरोपोलिन देखो क्या होता है? स्पोरोपोलिन एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक मतलब कार्बन का बना हुआ पदार्थ है। और ये ऐसा पदार्थ है आज तक ऐसा कोई एंजाइम ज्ञात नहीं हुआ, और ना इस पे टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता, ना इस पे एसिड मतलब अम्ल का कोई फर्क पड़ता, ना इस पे क्षार का कोई फर्क पड़ता। मतलब ये जीवाश्म के रूप में रह सकता है, ठीक है। किसके रूप में? जीवाश्म के रूप में। किसी भी चीज से नष्ट नहीं होने वाला है स्पोरोपोलिन जो है, किसी भी चीज से आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है, ना अम्ल, ना क्षार, ना टेम्परेचर। कितना भी भविष्य में कोई ऐसा नहीं मार सकता है। जिस ज्यादा टेक्नोलॉजी बदल रही, तो जब ये किसी भी चीज से नष्ट नहीं हो सकता तो इसको किसके रूप में देख सकते हैं? किसके रूप में संग्रहित कर सकते हैं? ठीक है, किसके रूप में? जीवाश्म। क्या हो? इससे बना हुआ वाला पेट्रोल डीजल कच्चा तेल ये निकल गया है, कोई वो जीवाश्म। क्या हो जीवाश्म? बताओ। कच्चा
जीवाश्म जो मतलब बहुत पहले कुछ आपदा वगैरह आई होगी, पेड़ पौधे नीचे दब चुके होंगे, जैसे डायनासोर नीचे दब चुके होंगे, उनके अवशेष मिलते हैं तो उसको जीवाश्म बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं उनको? जीवाश्म। बहुत पहले पृथ्वी के नीचे दब, जैसे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, आपके जीव जंतु होंगे जो बहुत साल पहले पृथ्वी के नीचे मतलब धरती के नीचे परत के नीचे दब चुके होंगे, परत के नीचे दब चुके होंगे, ठीक है, जीवाश्म वो आज हमें मिलते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म समझ आएगा। जीवाश्म के रूप में इसको क्या रख सकते हैं हम, किसकी वजह से रख सकते हैं? अच्छा देखो, ये जो परागकण है, परागकण की सबसे बाहरी परत का नाम एक्साइन, बाह्य चोल, सब बोलो दूसरी बाह्य चोल, ठीक है। कौन सा? बाह्य चोल। इंग्लिश में एक्साइन। अंदर वाली इंटाइन, अंदर वाली इंटाइन, और हिंदी में अंतःचोल। जो बाह्य चोल है ये किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की, ठीक है। और ये स्पोरोपोलिन जो है ये कैसी परत है, मतलब कैसा कार्बनिक पदार्थ है? ना तो किसी अक्षार से, ना टेम्परेचर का इस पे कोई फर्क पड़ता, और नहीं ऐसा कोई एंजाइम ज्ञात है आज तक जो इसे नष्ट कर सके, ठीक है। इसलिए ये किसके रूप में मिलता है? जीवाश्म के रूप में, ठीक है। तो जब ये जीवाश्म के रूप में मिलता है स्पोरोपोलिन तुम्हारा नष्ट होना ही नहीं है, तो ऐसा भी तो कह सकते हो तुम पोलन ग्रेन की जीवाश्म के रूप में मिल सकता है, ठीक है। पोलन ग्रेन की जीवाश्म के रूप में मिल सकता है या नहीं? मिल सकता है, क्योंकि ये उसके ऊपर स्पोरोपोलिन है, तो इसकी तो परत है। जो अंदर वाली परत होती है, अंदर वाली जो परत होती है अंतःचोल, ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की और पैक्टिन की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन, ठीक है। किसकी भाई? सेल्यूलोज और पैक्टिन। सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, मतलब बहुलक है, किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का एक बहुलक है सेल्यूलोज, ठीक है भाई। मतलब ग्लूकोज इसकी मोनोमर यूनिट है, बहुत सारे ग्लूकोज मिले। ग्लूकोज तो पता होगा, C6H12O6 है ना। तो ग्लूकोज का क्या है? ये पॉलीमर है, मतलब बहुलक है। ग्लूकोज, एक ग्लूकोज यहाँ, एक ग्लूकोज यहाँ, एक ग्लूकोज यहाँ, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे? सेल्यूलोज बनाएंगे, ठीक है। तो सेल्यूलोज किसकी बनी होती है? पैक्टिन की। सेल्यूलोज और पैक्टिन, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये वाली कौन सी? अंतःचोल, ठीक है। अब इसमें दो कोशिकाएं होती है, एक तो होती है इसमें बड़ी सी कोशिकाएं, एक होगी इसमें थोड़ी बड़ी सी, ये दिखेगा या नहीं? एक तो होती है इसमें बड़ी सी कोशिका, एक होती है इसमें बड़ी सी कोशिका, ये बड़ी वाली कोशिका, इसका नाम होता है कायिक कोशिका। कौन सी? दिख रहा है जी? कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका? कायिक कोशिका। और जो ये छोटे वाली है, ये वाली, ये होती है जनन कोशिका। कौन सी कोशिका भाई? जनन कोशिका, ठीक है भाई। कौन सी होती है? जनन कोशिका। अब जो ऊपर वाली जो कोशिका है इसमें, इसका जो मतलब कोई भी कोशिका उसमें केंद्रक तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका जो केंद्रक होता है ना, इसका जो केंद्रक होता है थोड़ा इरेगुलर, मतलब अनियमित आकार का होता है। कैसा? अनियमित आकार का, अनियमित आकार का। और इसमें क्या भरा? क्या भरा रहता है? और जीव द्रव्य भी थोड़ा डेंस होता है, मतलब सघन होता है। कैसा होता है? सघन, डेंस, मतलब चिपचिपा सा होगा ज्यादा, जैसे पानी हो गया, शहद वगैरह हो गया, चिपचिपा होता है, मतलब सघन होता है, ठीक है। और इसमें क्या भरा रहता है? भरपूर मात्रा में खाना भरा रहता है, ठीक है। इसमें भरा रहता है कायिक कोशिका। तो कितनी कोशिका होती है इसमें? दो कोशिका। पहली कोशिका कायिक कोशिका, बड़ी वाली कोशिका उसका नाम कोशिका, और जो छोटे वाली कोशिका जनन कोशिका। और इसका जो केंद्र होता है जनन कोशिका का, वो होता है थोड़ा तर्कुरूपी। कैसा होता है? तर्कुरूपी। तर्कुरूपी मतलब जिसके किनारे थोड़े ऐसे टेपर्ड होते हैं, ऐसे किनारे नुकीले से होते हैं, ठीक है, ऐसा तर्कुरूपी होता है, ठीक है भाई। कितनी कोशिका होती है इसमें? 2। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कितनी परत होती है?
दो। बाहर वाली का नाम एक्साइन भाइयों। अंदर वाली का नाम अंतःचोल। कोशिका कितनी होगी? दो। बड़ी वाली कोशिका का नाम कायिक कोशिका। ठीक है, इसका जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा? अनियमित आकार का, उसकी कोई शेप नहीं होगी, फिक्स शेप नहीं होगी। जैसे तुम देखो गोल हो गया, त्रिभुज हो गया, ठीक है, घन होगा, घनाभ हो गया, ऐसे। तो इसकी कोई शेप मतलब फिक्स नहीं है, तो अनियमित आकार का होगा, उसका कुछ भी आकार हो सकता है। ठीक है भाई, तो बड़ी वाली कोशिका कायिक कोशिका अनियमित आकार का, इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है। और इसमें जीव द्रव्य, तुमने पूछा नहीं मुझसे जीव द्रव्य क्या होता है, पता तो पूछा नहीं। जीव द्रव्य क्या होगा? बेसिक चीज है ये। जीव द्रव्य जीवों का द्रव्य है। बताओ, जीव द्रव्य जैसे कोई भी है ना, कोशिका में क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी हो, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, राइबोसोम हो गया, ठीक है। तो उनके बीच में ना कुछ गैप होता है। क्या होता है उनके बीच में? गैप। तो उनको जो भरता है ना, उस जगह को जो भरता है वो क्या होता है? जीव द्रव्य। ठीक है, और जितनी भी कोशिका होती है उसकी जो सेलुलर एक्टिविटी होगी, मतलब मेटाबॉलिक, जितनी भी क्रिया कहाँ होती है, किसमें होती है? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है भाई, जीव द्रव्य समझ आया क्या होता है? दिक्कत नहीं कुछ? ठीक। तो इसमें सघन जीव द्रव्य होता है कायिक कोशिका में, और इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? अनियमित आकार का होता है, भरपूर मात्रा में भोजन पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद जो छोटी वाली कोशिका होती है उसका नाम जनन कोशिका होता है। ठीक है, और इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? तर्करूपी होता है। ठीक है भाई, अब 60% ऐसे एंजियोस्पर्म है। 60% जो एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म का मतलब है हिंदी में आवर्तबीजी। कौन से? आवर्तबीजी। आवर्तबीजी प्लांट। ठीक है, आवर्तबीजी पौधे। देखो पौधे मैंने तुम्हें बताया था शुरू की स्टार्टिंग में, जो पादप होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा मतलब शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेगोडोफाइटा। ठीक है, जिनमें फूल नहीं बनते। ठीक है, बाकी जो दो थे जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म, जिसको जिम्नोस्पर्म को अनावर्तबीजी और एंजियोस्पर्म को आवर्तबीजी। तो हमें आवर्तबीजी के बारे में पढ़ना है। जैसे तुम्हें आसपास दिखते होंगे वो सारे आवर्तबीजी प्लांट हैं। नीम दिख गया तुम्हें, सागौन दिख गया, सारे कैसे हैं? आवर्तबीजी प्लांट है, मतलब इनमें बीज बनते हैं। ठीक है भाई, और इनका जो बीज होता है वो अंदर ढका हुआ पानी, ठीक है, फल के अंदर होगा। ठीक है भाई, तो वो होते हैं आवर्तबीजी। आवर्त मतलब अंदर में, अनावर्त मतलब ढका, बिना ढका हुआ, अनावर्त, और आवर्त मतलब अंदर। ठीक है, समझ आ गया ना? तो 60% जो आवर्तबीजी होंगे, 60% जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, आवर्तबीजी जो पादप होते हैं 60%, वो इन दो कोशिका अवस्थाओं में अपने जो परागकण होते हैं उनको नीचे गिर देते हैं। ठीक है, दो कोशिकीय अवस्था में, मतलब कायिक कोशिका और जनन कोशिका, दो कोशिकीय अवस्था है ना। तो 60% ऐसे आवर्तबीजी प्लांट होंगे। आवर्तबीजी प्लांट मैंने तुम्हें बता दिया कौन से होते हैं, जो तुम्हें आसपास दिखते हैं अपने, जैसे नीम, सागौन वगैरह होंगे, सारे आवर्तबीजी पौधे होते हैं। ठीक है, इनका जो बीज होता है अंदर ढका हुआ होता है। तो ऐसे मानने की बात कोई 100% है, मानने की बात मेरे पास 100 पौधे हैं। ठीक है, 100 प्लांट्स हैं मेरे पास, 100 में से 60% मेरे पास, जिनमें से दो कोशिका की अवस्था बनेगी। परागकण की दो कोशिकीय अवस्था बनती है, जिसमें एक कायिक कोशिका होगी, एक जनन कोशिका होगी। तो जैसे ही दो कोशिका बनी परागकण में, तो वो अपने परागकण होंगे वो क्या नीचे आराम से झाड़ देते हैं। ठीक है, गिर देते हैं, गिरा देते हैं। 60% प्लांट होते हैं। बाकी जो 40% होते हैं उसमें क्या होता है? बाकी जो कितने बचे? 40% बचे। 40% में जो ये जनन कोशिका है ना, जो ये जनन कोशिका है, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करती है। कौन सा? समसूत्री विभाजन। मैंने बताया तुम्हें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। बस इतना ध्यान रखना। तो समसूत्री विभाजन में कितनी कोशिका बनेगी? एक कोशिका से, और अर्धसूत्री विभाजन, तो यहाँ कौन सा विभाजन? जनन कोशिका में कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री, अर्धसूत्री? समसूत्री। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। समसूत्री मतलब एक कोशिका से कितनी कोशिका बनेगी? दो कोशिका बनेगी। तो जनन कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और ऐसा किन में होगा? सिर्फ 40% प्लांट। ठीक है भाई, 60% तो दो कोशिकीय अवस्था में अपने क्या जो परागकण है उसको गिरा देंगे, नीचे झाड़ देंगे। ठीक है भाई, 40% प्लांट बचे, उसमें जनन कोशिका होता है।
कोशिका में कौन सा होता है? समसूत्री। विभाजन समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन होता है 40% जो आवर्ती विधि विधान, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन करके जो जनन कोशिका है इसमें 2 नर बनते हैं। कितने? 2 नर युग्मक। तो 2 युग्मक हो गए भाई, नर युग्मक है जैसे शुक्राणु है, ठीक है। शुक्राणु कैसा है हमारा? नर युग्मक है ना, ठीक है। मनुष्य का मेल का जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है? शुक्राणु होता है। तो वो है तो एक तरीके की कोशिका ही, क्या वो एक तरीके की कोशिका ही है ना वो, ठीक है। जो छोटी चीज है हमारे शरीर में वो क्या है? कोशिका ही है। तो जो शुक्राणु में एक तरीके की कोशिका है, तो जो नर बनी ये भी तो कोशिका ही है, क्या है? कोशिका ही है, ठीक है। 2 नर युग्मक ये मतलब 2 कोशिका ये और एक कोशिका ये कायिक कोशिका। ये इसमें तो कुछ नहीं हुआ, तो एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक। कितनी कोशिका होगी? 3 कोशिका, ठीक है। तो बाकी जो 40% जो प्लांट होते हैं वो 3 कोशिकीय अवस्था में को नीचे गिराते हैं। बाकी जो 60% है, 60% कितनी कोशिकीय अवस्था में? 2 अवस्था में। कितनी? 2। तो बता दें मैंने तुम्हें 2 कोशिकीय अवस्था। और बाकी जो 40% बचे वो कितनी? 3 कोशिकीय। समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है? समझ आ रहा है क्या चल रहा है? प्राक्कण चल रहा। तो क्या होती है? 2 लेयर होती है प्राक्कण की, बाहर वाली बाह्य चोच, ठीक है, और अंदर वाली का नाम ठीक है। बाहर वाली जो लेयर है वो किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन की। और स्पोरोपोलिन ऐसा ज्ञात कार्बनिक पदार्थ है जिसको मतलब जिस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तापमान का, न किसी क्षार का, न किसी अम्ल का, और ना ही ऐसा कोई एंजाइम ज्ञात हुआ आज तक जो इसको तोड़ सके, ठीक है। अंदर वाली का नाम एंटाइन, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, ठीक है। इसमें 2 कोशिका होंगी, बड़े वाली जो कोशिका होगी उसका नाम कायिक कोशिका, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सघन जीवद्रव्य होता है, ठीक है। इसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? मतलब उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता, ठीक है। और इसमें क्या भरा रहता है? जीवद्रव्य भरा रहता है। और क्या बताया था मैंने? इसमें और क्या होता है? भोजन, खाना रहता है इसमें, ठीक है। तो जितना भी इसको पराक्रम को खाना चाहिए होगा वो कहाँ से ले लेगा? कायिक कोशिका से ले लेगा, ठीक है। उसके बाद छोटे वाली कोशिका जनन कोशिका। और इसका जो केंद्र होता है कैसा होता है? तर्कुरूपी, है ना, तर्कुरूपी। बताया था ना नहीं तर्कुरूपी कैसा होता है? जो 60% आवर्तबीजी प्लांट होते हैं, आवर्तबीजी पौधे होते हैं, वो कितनी कोशिकीय अवस्था में जड़ते हैं? 2 या 3? हैं? 2। कितनी कोशिकीय अवस्था में? 3 में। अच्छा, तू बताइए जरा 3 कोशिकीय अवस्था कैसे बनेगी इसमें प्राक्कण में? कोशिकीय अवस्था, हाँ, 2 कोशिका तो ये रही, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। 60% जो प्लांट है उसने अपने प्राक्कण त्याग दिए, झड़ गए वो इसमें ही, ठीक है। अब बताओ मुझे 40% जो है की अवस्था कैसे बनाएंगे प्राक्कण? बता। तो ये होगी कायिक कोशिका, हाँ ठीक है। और 2 कोशिकाएं होंगी, 2 अंदर होंगे। 2 कोशिकाएं नर युग्मक बना कौन रहा था? ये 2 नर अपने आप थोड़ा ही ना गए, जनन कोशिका। कोशिका में क्या होगा? कौन सा विभाजन हुआ? अच्छा, कोशिका अवस्था बन गई, ठीक है। चुप हो गए, समझ नहीं आया? तो मुझे बता क्यों रहे 2 कोशिकीय अवस्था है कितने % बढ़? अपने जो हैं वो कितने कोशिकीय अवस्था में? 2 कोशिकीय अवस्था में, ठीक है, त्याग देते हैं। और बाकी 40% जो बचे वो 3 कोशिकीय अवस्था में। 3 कोशिकीय अवस्था बनी कैसे? जनन कोशिका में कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ। तो क्या बने? 2 नर युग्मक बने, 2 नर युग्मक बने। तो एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक, कितनी कोशिकीय अवस्था होगी? 3 कोशिका। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? कोई दिक्कत नहीं? देख लो सब कुछ बिल्कुल, बाहर वाली अंदर वाली सब देख लो, देख लिया ना पक्का? ठीक है भाई।
आप बताओगे। क्या पढ़ाया मैंने अभी? मैंने क्या पढ़ाया प्राकरण की 2 लेयर बताई, एंड और एंडाइन। बाहर वाली का नाम? ये चोल और वाली जो परत है वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन। ठीक। स्पोरोपोलिन के बारे में मैंने क्या बताया? ये जीवाश्म होता है। क्या बताया इसके बारे में? क्या बताया मैंने? जीवाश्म क्या बताया? स्पोर्स में एक चीज़ बताना भूल गया। हो गया। कुछ जगह पे ना जो बाह्य चोल होती है, ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है यहाँ पे। कुछ जगह इसमें कैसी होती है, जो स्पोरोपोलिन है वो क्या होगी, यहाँ से एब्सेंट होगी, मतलब अनुपस्थित होगी। वहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होती, कुछ नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, तो उस जगह को पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। ठीक है भाई, जहाँ पे स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होगी। ठीक है, जहाँ पर परागकण पे स्पोरोपोलिन जो बाह्य वाली परत है वो अनुपस्थित होगी, उस जगह को क्या बोलते हैं? जनन छिद्र। क्या बोलते हैं भाई? कहाँ पे बोलते हैं जनन छिद्र? जहाँ पे चुप 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 चुप, कहाँ पे? जहाँ पे क्या अनुपस्थित होगी? कौन अनुपस्थित होगा? सेलुलोज, है ना? है ना? मुझे पता नहीं, इसका ध्यान नहीं था वहाँ, मुझे पता है इसका ध्यान नहीं था। ये यहाँ देख रही थी कैमरे में। क्या अनुपस्थित होगी? स्पोरोपोलिन जो बाहर वाली परत है ना, जिस जगह पे अनुपस्थित होगी, जिस जगह पे नहीं होने की, उसका नाम क्या होता है? जनन छिद्र। ठीक है, और जो अंदर वाली होती है वो लगातार मतलब हर जगह उपस्थित होती है। ठीक है, अंदर वाली जो होती है, बस इतना इसमें। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, जो कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो ना एलर्जी पैदा करते हैं। क्या करते हैं? एलर्जी पैदा करते हैं। ऐसा एक नाम याद रखना है तुमको, पार्थेनियम, गाजर घास। देखा होगा ना गाजर घास, जिसमें छोटी छोटी गोभी सी लगाए। देखा ही नहीं? गाजर घास नहीं देखा आज तक? गाजर घास नहीं देखा? देखा होगा। देखा नहीं? कहाँ की? यहीं की? ये गोला की क्या? इसी गोला की पृथ्वी पे ही रहा ना। तो पार्थेनियम देखो जरा, पार्थेनियम को क्या बोलते हैं? ये सुनीता, ये मेरी नहीं आने दे रहा। पार्थेनियम को क्या बोलते हैं? कौन जो खास गाजर घास। क्या होता है इससे? क्या हो इससे? एलर्जी। इसके जो परागकण है वो क्या पैदा करे? एलर्जी। क्या करे? और इससे कुछ मतलब ऐसे व्यक्ति भी हो जिससे अस्थमा हो, इसके कुछ ऐसे परागकण भी हो जिससे क्या हो? अस्थमा, दमा। ठीक है, क्या हो? दमा, अस्थमा। अस्थमा क्या बोल रहे? दमा, गला घुटन रोग है ना? हाँ, ठीक है। और इसमें एक और हो, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं श्वसन शोथ। क्या बोलते हैं? श्वसन शोथ। तो 2 बीमारी होगी इससे। एक तो होगा दमा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? श्वसन शोथ। 2 बीमारी होंगी। एक तो पहला होगा दमा। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से कि परागकण से कौन कौन से रोग होते हैं, तो कौन कौन से लिख लोगे? एक दमा, एक श्वसन शोथ। ब्रोंकाइटिस में, हाँ, श्वसन शोथ में देखो क्या होता है, जो हमारे फेफड़े हो ना, फेफड़ों के अंदर होती है एल्वियोलाई। ठीक है, क्या होती है? हाँ हाँ, वे गुंडी गुंडी सी भाई जी। तो उसमें हाँ हाँ भाई वही, तो उसमें क्या हो, उसकी जो लेयर हो ना वो फट जा। ठीक है, लेयर फट जाओ तो ठीक है भाई, उसमें मतलब सांस लेने में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो। उनका पीछे करना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, है ना?
क्योंकि उसमें वहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो, ऑक्सीजन इधर आवा और कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगा, ये सिस्टम है। दमा क्या हो? किसमें? दमा सांस लेने में दिक्कत हो भाई। तो अब देखो जरा, प्रिया की मम्मी को दमा सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि छत पर चढ़ जाता। हाँ, इसी वही। चक्कर में जब भी मेरे से बात करते छत पे जाया करती। तो देखो जरा कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे परागकणों को हम क्या रख सकते हैं, बहुत लंबे समय तक क्या रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था नीट में 2018 में। माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस और तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर सकते हैं हम, जो परागकण है उसको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय तक भाई जी, बहुत लंबे समय तक। कुछ जुगाड़ पर बनाया मैंने अभी अपने आप को। हाँ, अपने लिए भी है इसका मतलब चलो ठीक है। वही ये वही सिस्टम है जो तुमने देखा होगा, वो गांव में वो आते नहीं क्या इसके गाय भैंस वाले आवा, डॉक्टर आवा, उसमें वो रखा, तो उसमें से निकाल लो, वो बीज सा निकाल लो, जो बीज रखने वाले आवा, देखा ही होगा तुमने, तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन हो। एक सूची निकाल लो। हाँ ठीक है, तो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन हो, कितना टेम्परेचर हो उसका, माइनस के 197। ठीक है, तो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है भाई, और कुछ ऐसी मतलब परागकणों की कुछ ऐसी टैबलेट्स भी आवा जो एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ा दें, किसको, मतलब उनके जो कार्य करने की क्षमता है ना वो बढ़ा दें, ऐसा पश्चिमी देशों में हो। ठीक है, लिख लो फिर ये, बस इतना ही था आज का, बाकी कल बताऊंगा इसका। पिछला भी रिवीजन कराता हूँ 10 मिनट बस। ठीक है, सबसे शुरू में देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, सबसे स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था फूल, ये क्या है, क्या बना रहा मैं, ये बात नहीं, देखो जरा, इसमें मैंने तुम्हें बताया था कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है भाई, सबसे ये बाहर वाला जो दिखता है, ये ग्रीन जो पार्ट होता है, इसका नाम होता है बाह्य दल। ठीक है भाई, उसके बाद जो ये होता है, ये क्या होता है, अंडाशय। ठीक है, उसके बाद जो ये होता है, ये मेल पार्ट होता है, इसका नाम क्या होता है, पुमंग बोल दो, क्या बोल दो, पुमंग बोल दो। ठीक है, और जो ये वाली चीज, बात कौन कर रहा है, बात नहीं, इसका नाम क्या है,
जायांग। ये है जो ये दिख रहा है तुम्हें ये, ठीक है, ये है पुमंग, ये है नर जननांग। पुष्प का कौन था? नर जननांग, ठीक है। और जो ये चीज़ दिख रही है ये पूरी, इसका नाम क्या है? जायांग। क्या नाम है इसका? जायांग। और ये है मादा जननांग। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि नर जननांग का नाम क्या है? पुमंग, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर में कि मादा जननांग का नाम, पुष्प के मादा जननांग का नाम लिखो, तो क्या नाम है? जायांग, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद और भी था कुछ इसमें? दल, ये जो ये दिखता है कलर, रंगीन जो भाग दिख रहा है ना तुम्हें, जैसे गुलाब में गुलाबी होता है, गुड़हल में कौन सा होता है? लाल कलर का होता है। तो वो जो रंगीन सा पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है? दल। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया? देखो, मैंने तुम्हें बताई थी पुमंग की स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये पुमंग है ना, या इसको पुंकेसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो पुमंग की स्ट्रक्चर बताई थी। इसमें जो सबसे ऊपर होती है ये क्या होता है? पराग कोश। कौन सी कोश? पराग कोश, ठीक है। और ये क्या होता है? तंतु। क्या होता है? तंतु, ठीक है। उसके बाद पराग कोश की अनुप्रस्थ काटी थी मैंने ऐसे। पराग कोश को जैसे कोई फूल है उसके ऊपर पराग कोश है, ये पूरा पुमंग है। पुमंग का क्या है? पराग कोश है। पराग कोश की ऐसे अनुप्रस्थ काटी। मैं देखना चाह रहा हूँ इसके अंदर है क्या, ठीक है। पराग कोश को देखना चाह रहा हूँ मैं, उसके अंदर है क्या। तो पराग कोश की जो काट थी कुछ ऐसी थी। तुम्हें कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि लघु बीजाणु धानी की संरचना बनाओ, लघु बीजाणु धानी का नामांकित चित्र बनाओ। तो लघु बीजाणु धानी का पूछेगा तो ये बना देना तुम्हें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। परागकोश, परागकोश की कितनी परत थी? 3, 4। कितनी थी? 4 परत थी भाई, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ? रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। बाहर वाली परत का नाम, सबसे बाहर वाली परत का नाम था एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली का नाम एंडोडर्मिस। उपासना, सबसे अंदर वाली परत का नाम मिडिल। और इसका बता, ये वाले क्या? टेपिटम। काम बताइए इसका, काम बताए इसका। परागकोश को पोषण प्रदान करना। और जो बाहर वाली 3 लेयर थी इनका काम क्या था? हाँ, परागकोश के स्फुटन में मदद करना ताकि वहां से क्या परागकण निकल सके। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? समझ आ गया क्या बताया मैंने? ये तो तुमने पढ़ा शायद, दूसरी क्लास थी ये तो। तुम पहले एक क्लास में ही तो नहीं आए? अच्छा, तुम कल ही आए थे? अच्छा, ठीक है, ठीक है। दोनों वीडियो देख लेना पहले वाली जाके, ठीक है। कहीं से भी देखो, चाहे यहीं आके देखो, भैया के फ़ोन से देखो, भैया के टैब में देखो, लैपटॉप में देखो, ठीक है। पर देखना ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बीच में यहाँ क्या था? क्या था? संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं उसको? संयोजी उत्तक, ठीक है। और ये बीच में क्या होती है? ये क्या होती है? लघु बीजाणु धानी, ठीक है। लघु बीजाणु धानी, ठीक है। अच्छा, और लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु जन उत्तक। क्या होता है? लघु बीजाणु जन उत्तक। और जो लघु बीजाणु जन उत्तक होता है वो कौन सी कोशिकाओं का मिलकर बना होता है? क्योंकि उत्तक होता है तो उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। क्या नाम था उन कोशिकाओं का? पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु जन उत्तक है तो लघु बीजाणु से नाम याद रहेगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। उत्तक है तो उत्तक किससे मिलकर बना होगा? कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका, ठीक है। अब क्वेश्चन था मेरा कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है? क्या
लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन कैसा होगा, मतलब इसके अंदर ना जो ये दिख रहा है तुम्हें लघु बीजाणु धानी दिख रही है, इसके अंदर मुझे परागकण बनाने हैं। क्या बनाने? परागकण बनाने हैं। ठीक है, परागकण बनाने हैं। परागकण मैंने कल बताया था, परागकण क्या होता है? नर युग्मक होता है। जैसे हमारे अंदर मतलब मेल के अंदर क्या होता है, मनुष्य के अंदर क्या होता है? शुक्राणु होता है, नर युग्मक। तो ऐसे ही जो इसमें होता है फूल का जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है? परागकण। तो अल्टीमेट गोल क्या है मेरा यहाँ से? परागकण बनाना। क्या बनाना? परागकण बनाना। तो परागकण बनाना या लघु बीजाणु बनाना। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। जनन हो रहा ना यार, बनना है कुछ चीज़, लघु बीजाणु बनना है, तो लघु बीजाणु जनन नाम से ही समझ जाओ क्या बनना है? लघु बीजाणु बनना है। तो बनना है मतलब जनन होना है, तो लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो कौन सी कोशिका से बनना था वो? लघु बीजाणु मातृ कोशिका या प्राग मातृ कोशिका से। तो क्या थी डेफिनेशन लघु बीजाणु जनन की? प्राग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को या लघु बीजाणु चतुष्क बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हो? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया तुम्हें? इस तरीके से तो नहीं अभी बताया। उसके बाद बताया जैसे हमारा लघु बीजाणु बन गया, परागकण बन गया, तो परागकण के बारे में मैंने तुम्हें कल समझा दिया था, उसे तो रिपीट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अब टॉपिक पता चल रहा है तुम्हें कहाँ से क्या पढ़ाया मैंने। सबसे पहले फूल बनाया, फूल के बाद तुम्हें मैंने क्या बताया? नरजन्नांग का नाम पुमंग होता है और मादा जन्नांग का नाम जयांग होता है। फिर मैंने बताया तुम्हें नरजन्नांग का ऊपर एक भाग होता है परागकोश के अनुप्रस्थ काटी। फिर मैंने तुम्हें उनके नाम बताया कितनी लेयर होती है। फिर उसके अंदर बताया लघु बीजाणु धानी होती है। लघु बीजाणु धानी के अंदर बताया लघु बीजाणु जन उत्तक होता है। लघु बीजाणु जन उत्तक किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? प्राग मातृ कोशिका है लघु बीजाणु मातृ कोशिका से। ठीक है, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा और फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा? परागकण। और परागकण क्या था जो तुमने कल पढ़ा था? तो टॉपिक तुम्हें रिलेट हो रहा है कहाँ से कहाँ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे बीच में से उठा के कुछ भी पढ़ा था। ठीक है, टॉपिक समझ आ रहा है? पहले फूल पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया, तो तुम्हारा परागकण बन चुका है। ठीक है, फाइनली इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ है जो वो बताता हूँ मैं तुम्हें, जो कल नहीं बताई थी मैंने तुम्हें। अब देखो जरा, पराग भाई यार ये क्या हो? पराग कण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको भाई? पोलन ग्रेन। तो कुछ पादप ऐसे हो, कुछ पादप क्या हो? देखो तुमने देखा होगा जैसे तुम गर्मियों में बाहर जाते हो ना। वो मूवी देखने चल रहा है यार, लाइव इन मेट्रो। कौन सी? लाइव इन मेट्रो। नहीं, 7 बजे का उसका टाइम कितना हो रहा है? टाइम 5 बजे भी। देखो तुम जैसे गर्मियों में बाहर जाते हो, ठीक है, तो धूल मिट्टी उड़ती है, तो उनमें क्या होते हैं? परागकण भी होते हैं। तो ऐसे पादप बताया था मैंने कल तुम्हें जिसके परागकण से क्या होती है? एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी। क्या नाम था उसका? पार्थेनियम। ठीक है, गाजर घास। और दूसरा है बथुआ। बथुआ तोड़ के लाए हो खेत में ना, है साग बनाया होगा। तो बस एक तो बथुए के परागकण और दूसरा पार्थेनियम मतलब गाजर घास के परागकण क्या होते हैं? उनसे एलर्जी होती है। ठीक है, और दूसरा मैंने तुम्हें बताया था कुछ ऐसे परागकण भी हो जो क्या करते हैं? बीमारी पैदा करते हैं। जैसे एक बताई थी मैंने तुम्हें दमा, अस्थमा बोलते हैं जिसको। ठीक है, और दूसरी क्या बताई थी? श्वसनशोथ, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। तो ये बताया था मैंने, इसमें क्या हो? ठीक है, तो बीमारी कौन कौन सी थी? दमा और श्वसन शोध। श्वसन शोध। अब मैंने तुम्हें बताया था कल कि परागकणों को ना बहुत लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, मतलब प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, किस में रख सकते हैं? और वो लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में। और कितना टेम्परेचर करना है उसका? माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस। अगर तुमसे एक केल्विन में पूछ रहा है, केल्विन में कैसे बदलोगे इसको? केल्विन में पूछ रहा है तुमको, सेल्सियस से केल्विन में जाना है मुझे। केल्विन में मैडम बता, प्रियांशी।
आप पता कुछ केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलना? सपा बिल्कुल। यार तुम्हें इतनी छोटी चीज़ नहीं पता केमिस्ट्री की? और इसको, इस प्रक्रिया को पता क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं भाई? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी विधि है, ऐसा लिखना इसमें कि यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पराग कणों को -196 डिग्री सेल्सियस व तरल नाइट्रोजन में बहुत लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? बताना मैंने क्या बोला? यह एक ऐसी विधि है जिसमें पराग कणों को -196 डिग्री सेल्सियस और तरल N2 मतलब नाइट्रोजन में बहुत लंबे समय तक संरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है? मतलब प्रिजर्व करके रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। विधि का नाम क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, तुम ये सोचते होगी कि जैसे हमारा स्पर्म है, हमारा स्पर्म जैसे फीमेल है कोई, ठीक है? हमारा स्पर्म फीमेल के अंदर गया तो वो कितने टाइम तक जीवित रहता है? लगभग 48 से 72 घंटे के आसपास, ठीक है? अगर उसको 48 से 72 घंटे के आसपास अंडाणु मिल गया तो क्या हो जाएगा? वहाँ वो अंडाणु से मिलेगा, निषेचन की क्रिया होगी और फिर निषेचन के बाद भ्रूण बन जाएगा। भ्रूण के बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा? सबसे पहले युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद तुम्हारा बेबी बन जाएगा, ठीक है? पूरा 9 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर सोचो कि वो नहीं मिला, अंडाणु वहाँ नहीं मिला, ठीक है? अंडाणु उसको 24 से 48 घंटे के बीच नहीं मिला वहाँ पे, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने का वहाँ। जब उसको अंडाणु ही नहीं मिला तो वहाँ निषेचन ही नहीं होने का, सिंपल सी बात। तो उसके जो मतलब 48 या 72 घंटे मैंने तुम्हें बताया, तो वो क्या है? मतलब उसकी जीवित रहने की क्षमता है ना वो, तो उसको बोलते हैं जीवन क्षमता। कितना लंबा वो कोई जी सकता है, वो उसकी क्या कह रही है? जैसे स्पर्म 48 घंटे या 72 घंटे के आसपास जी सकता है, ठीक है? तो उसकी क्या है? वो जीवन क्षमता, कितने लंबे समय तक वो जीवित रह रहा है, कितने लंबे समय तक वो जीवित रह रहा है। तो ऐसे ही परागकण भी है, ठीक है? ऐसे ही क्या परागकण भी है। अगर परागकणों को क्या नहीं मिला पाया, तुम्हारा ये परागकण है, इसको नर युग्मक है, अगर इसको मादा युग्मक नहीं मिल पाया, मादा युग्मक तुम्हारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं उसको? भ्रूणकोश, वो मादा युग्मक होता है, ठीक है? तो अगर उसको मादा युग्मक नहीं मिल पाया, ठीक है, भ्रूणकोश नहीं मिल पाया, तो वो क्या करेगा? वो मर जाएगा, ठीक है? वो क्या करेगा? मर जाएगा। तो क्वेश्चन आता है ये कि ऐसे कौन से मतलब प्लांट है, ऐसे कौन से प्लांट है, ऐसे कौन से पादप है जिनका परागकण कितने कितने देर तक जीवित रह सकता है, कितने कितने देर तक जीवित रह सकता है। आज तक बोर्ड में तो पूछे नहीं गया है, बोर्ड में, और मुश्किल है, मुझे तो लगता नहीं आएगा कभी, लेकिन ये नीट में आता है। तो मैं तुम्हें दोनों चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा तुमने पढ़ क्या के लिए, नीट के लिए पढ़ा, बोर्ड के लिए पढ़ा। तो मैं तुम्हें ये भी बता दूँगा कि चैप्टर खत्म होते ही कि ये टॉपिक तुम्हारे बोर्ड के लिए है और यहाँ से ये थ्योरी पढ़ना है, ये तुम्हारे नीट के लिए, ठीक है? ठीक है भाई? तो मैं बता दूँगा तुम्हें, इंपॉर्टेंट ये है बोर्ड। वैसे तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि ये बोर्ड में आया हुआ है, ये तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? तो अभी भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये जो टॉपिक है, ये जो मैं बताऊँगा अभी, ये तुम्हारे बोर्ड में तो आएगा नहीं, पर नीट में आ सकता है। सिंपल सी बात है। मतलब तुम आगे कुछ भी एग्ज़ाम दोगे, कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे जिसमें मल्टीपल चॉइस होती है, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आ सकता है। तो भाई देखो, जो चावल और गेहूँ होते हैं, चावल और गेहूँ होते हैं, उनके जो परागकण होते हैं वो 30 मिनट की जीवन क्षमता होती है उनमें। कितनी? 30 मिनट। अगर उनमें
अगर उनको 30 मिनट के अंदर अंदर पानी 30 मिनट के अंदर अंदर अगर उनको क्या मिल गया, 30 मिनट के अंदर अंदर उनको अगर क्या मिल गया, मादा युग्मक मिल गया, 30 मिनट के अंदर अंदर अगर उनको मादा युग्मक मिल गया तो वो क्या कर लेंगे, मतलब फिर वहाँ पे वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, निषेचन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और आगे क्या बन जाएगा, तुम्हारा नया फूल बन जाएगा। फूल के बाद तुम्हारा क्या बनता है, बीज बनता है, और सॉरी फल बनता है, फल के अंदर क्या बनता है, तुम्हारा बीज बनता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो गेहूँ और चावल की जीवन क्षमता कितनी होती है? हाँ। तो जीवन क्षमता पराग कण की जीवन क्षमता, परागकण की जीवन क्षमता। ठीक है, तो गेहूं और जो चावल है, गेहूं और कितनी देर की होती है इनके परागकण की जीवन क्षमता? 30 मिनट की। ठीक है भाई। उसके बाद कुछ ऐसी फैमिली होती है, अगर तुमने 11th में पढ़ा होगा, एक तो होती है रोजेसी। रोजेसी का मतलब है गुलाब की फैमिली, रोज़। ठीक है, रोज़ से याद रखना है, जैसे तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारी फैमिली का कोई नाम होगा, जिस किसी गोत होते हैं, तुम्हारी फैमिली है, परिवार है, उसका कोई गोत है, तो ऐसे ही इनकी जो फैमिली है उनका नाम होता है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी जो फूल वगैरह ये भी जो होते हैं, उनका क्या होता है, एक नाम होता है कि तुम्हें इस फैमिली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कि तुम्हारी फैमिली का ये नाम है, तो आज के बाद तुम्हारा अगर कोई भी नया सदस्य आया तो कौन सी फैमिली में रखा जाएगा, इस फैमिली में रखा जाएगा। तो ऐसे नाम होते हैं फैमिली के। तो जैसे रोज़ की, मतलब गुलाब की जो फैमिली, उसका नाम है रोजेसी। रोजेसी, क्या नाम है? रोजेसी। ठीक है, दूसरी है तुम्हारी लेग्यूमिनेसी। क्या? लेग्यूमिनेसी में आती है तुम्हारी दालें। क्या आती है? दाल, चना। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली में। और एक होती है सोलेनेसी। क्या होती है? सोलेनेसी में आते हैं तुम्हारे आलू, प्याज, ये सब, चिली मतलब। ठीक है, प्याज तो नहीं आता, आलू आता है, और मिर्च आती है, धतूरा आता है। धतूरा तुमने देखा? धतूरा नहीं देखा? तुम कभी नदी वगैरह में गए नदी वगैरह में? नदी में तुमने वो देखा होगा, इन समय जाना, तुमने वो देखा होगा आँख का पेड़ा देखा? आँखा देखा ना, उसे बोलते हैं धतूरा। ठीक है, जिसमें दूध सा निकलता हो, ऐसे तोड़ोगे तुम फूल सा, है ना? हाँ। तो 3 फैमिली है, इनके जो परागकण होते हैं ना, इनके जो क्या होते हैं, परागकण होते हैं, उनकी जो जीवन क्षमता होती है वो लगभग महीनों तक होती है। कितने दिन तक होती है? महीनों तक। कई महीनों तक क्या रहते हैं वो जिंदा। मतलब जैसे ही मैंने क्या बताया था, 60% जो पादप होते हैं, 60% मतलब 60% जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं, वो 2 कोशिकीय की अवस्था में अपने क्या परागकणों को नीचे गिरा देंगे। ठीक है, तो वो कितने दिनों तक जिंदा रह रहे हैं, गिरने के बाद कितने दिनों तक जिंदा रह रहे हैं, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे किसी पेड़ ने अपना परागकण को गिरा दिया 2 कोशिकीय 3 कोशिकीय अवस्था में, तो कितने टाइम तक जिंदा रह रहे हैं। तो गेहूँ और चावल कितने? 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं उनके परागकण। ठीक है, और 3 फैमिली बताई है मैंने तुम्हें, 3 फैमिली। पहली रोसेसी, ठीक है, दूसरी सोलेनेसी, तीसरी लेग्यूमिनेसी। ठीक है भाई। तो रोजेसी फैमिली किसकी होती है? रोज वाली। सोलेनेसी फैमिली किसकी होती है? पोटैटो मतलब आलू की, चिली। और लेग्यूमिनेसी किसकी होती है? दाल वगैरह। ठीक है, जैसे अरहर की दाल होगी तुम्हारी, अरहर, चना हो गया तुम्हारा। ठीक है, और क्या होगा तुम्हारा, इतने याद रखने में, तुम्हें इसमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ तुमसे क्या पूछा जाएगा कि 3 ऐसी फैमिली के नाम बताओ जिनकी क्या होती है, जिनके परागकणों की जीवन क्षमता कितनी होती है, कई महीने तक की। तो ये तीनों कैसी हैं? तीनों जो फैमिली हैं, ये तीनों जो फैमिली है, इनके परागकण की जीवन क्षमता कितनी होती है? कई महीने। कई महीने, कई महीने। ठीक है भाई, सिंपल है ये, तो समझ में आ गया ना।
कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका नाम भी याद रखना, क्रायोप्रिजर्वेशन। इसको हिंदी में देख लो यार, क्या बोलते हैं हिंदी में, उसमें देखना क्या दे रखा है एनसीईआरटी में आपकी, हिंदी में तने कहाँ तो लिखा, याद तो देर बहुत था नहीं। कभी तू भौतिक विज्ञान की वो खोल लगी, कभी तू आगे का लिख कर दिया होगी, जो चल रहा है उस पर तेरा ध्यान रहता नहीं, तो फ्यूचर में चला, आगे चला है, 2 कदम आगे तो सब है। क्रायो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पिछली बारी मैंने क्रायो प्रिजर्वेशन भी लिखा रखा है ना, इसमें भी यही है, क्रायो प्रिजर्वेशन ही भाई, यही लिख लेना, क्रायो प्रिजर्वेशन ही लिख लेना, ठीक है। ऊपर वाला तो समझ आ गया तुम्हें, पोलन ग्रीन बीमारी करते हैं। और मैं तुम्हें बता रहा कि मतलब इससे टैबलेट होती हैं इसकी, कुछ परागकणों की, उससे क्या होता है तुम्हारा, कुछ एथलीट्स होते हैं जो टैबलेट लेते हैं परागकणों की, उससे क्या होती है उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि मानने की बात, कोई रनिंग कर रहा है, ठीक है, रनिंग करते हुए कुछ टैबलेट्स ले उन्हें परागकण की, पहले वो 1600 मीटर कितनी देर में मारा था, 6 मिनट में, 7 मिनट में मारा था, अब मारने लगा वो 5 में, ठीक है, तो उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, ठीक है। ये सब चीज़ें टैबलेट्स वगैरह भी यूज़ होती हैं। और घोड़े भी खाते हैं इनको, परागकणों को, उनसे उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। एथलीट्स वगैरह भी लेते हैं, तो वो तुम्हें वो आना भी नहीं है, सिंपल सी बात है, जो आना है वो यहाँ लिखा है, ठीक है भाई। ये आ सकता है बोर्ड में ये आ सकता है और ये आ सकता है, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ है ये तुम्हें याद तो करनी है, मैं पूछूंगा, ये तो पूछना, ये पूछूंगा, ये नाम, ठीक है, नाम पूछ, शॉर्टकट। तुम मैच देखते हो, कोई आईपीएल देखो, कोई भी देखता। एक ना वहाँ का प्लेयर है, वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर है, वो केकेआर की तरफ से खेलता है, बहुत छक्के मारता है, उसके मतलब बॉडी वाड़ी बढ़िया है, ठीक है। तो उसका नाम है आंद्रे रसल। क्या नाम है उसका? आंद्रे रसल। क्या नाम है? आंद्रे रसल। बहुत बजाता है, बहुत पीटता है वो, ठीक है। तो आंद्रे रसल के नाम से याद रखना तुम्हें, रसल। क्या नाम याद रखना? RSL, रसल। क्या नाम याद रखोगे? रसल, रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, ठीक है। सोच लेना बस, रसल है, ठीक है, छक्के मारेगा। नाम तो याद रहेंगे अब रसल के नाम से, रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी। मैंने भी ऐसे नाम याद रख रखे, ठीक है, रसल के नाम से। तो रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, ठीक है भाई। उतारो इसको जल्दी, फिर बढ़ते हैं आगे। आज स्त्री के सर पे, स्त्री के सर, कितने सारी स्त्री, ओ स्त्री फिर कल आना, कल फिर आना। स्त्री इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टिल, ठीक है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टिल। वैसे तो मैंने तुम्हें बता रखा है इसके बारे में थोड़ा, यही तो था, है ना? क्या है ये? इस तरीके से पिस्टल है ये, ठीक है, हो गया। अब मैंने इसका नाम बताया था, कुछ और क्या कह सकता हूँ मैं इसको? गुरु भी जाने धानी तो इसके अंदर बनेगा, चायांग कह सकते हो। कुछ और भी क्या कह सकता हूँ? हाँ, क्या है ये? मादा जन्नांग, ठीक है। जैसे नरजन्नांग बताना, मैंने क्या बताया था अभी? क्या बताया था? नरजन्नांग का नाम बताया था अभी जब मैं रिवाइज करा रहा था। आप बताओ मैडम। मुन्नी बताएगी नरजन्नांग का नाम। तू बता। हाँ, क्या नाम था? नरजन्नांग का नाम क्या है? मैंने बताया भी था रिया आज ही कि 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि नरजन्नांग का नाम क्या है? पुंकेसर। और मादा जन्नांग का नाम
स्त्रीकेसर। ठीक है, याद रहेगा। क्या नाम है नरजन्नांग का नाम? पुंकेसर। बताना जरा क्या नाम है, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? नरजन्नांग का नाम, नरजन्नांग का नाम ध्यान कहाँ है? कितनी बारी बताऊं? आप नरजन्नांग का नाम जोर से, जोर से। पुंकेसर। चुप, मैं हूं नया बताने में। पुंकेसर। क्या? पुंकेसर। पुंकेसर। कौन से सर? पुंकेसर। पुंकेसर। बताना जरा क्या है ये? चुप चुप। क्या है ये? कौन सा जन्नांग है? मादा है नर? चुप, तू बता, नर या मादा? नर जन्नांग का नाम क्या है? पुंकेसर। मादा जन्नांग का नाम क्या है? स्त्रीकेसर। तीनों ध्यान रखियो। क्या है नर जन्नांग का नाम? चुप। और मादा जन्नांग का नाम? अच्छा ठीक है, देखो क्या है ये? नर जन्नांग है, मादा जन्नांग। तो मादा जन्नांग का नाम क्या है? स्त्रीकेसर। इसमें के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला वर्ती, वर्ती काग्र। ठीक है, दूसरी होती है वर्ती का, वर्ती का। तीसरा होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, क्या होता है? अंडाशय। ठीक है भाई, समझ आ गया? क्या है ये? कौन सा जन्नांग है? मादा जन्नांग है। कौन सा जन्नांग है? मादा जन्नांग। क्या नाम है इसका? यहां लिखा तो वाह हिंदी में, स्त्रीकेसर। किसके सर? स्त्री के। ठीक है, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर। क्या है ये? स्त्रीकेसर है। मादा जन्नांग है। तो इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है भाई, वर्तिकाग्र का काम क्या होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जैसे कि कोई फूल है, जैसे गुड़हल का फूल है। ठीक है, गुड़हल का फूल है, उसमें मैंने तुम्हें बताया था नरजन्नांग भी होता है और मादा जन्नांग भी होता है, मतलब वो द्विलिंगी फूल होता है। ठीक है, तो उसमें नरजन्नांग भी है और मादा जन्नांग भी है। तो ये मादा जन्नांग है, इसका वर्तिकाग्र, इसका काम क्या होता है? जैसे कि कोई मेरे पास नरजन्नांग है, नरजन्नांग के अंदर मेरा क्या बना? परागकण बना, परागकोश का स्फुटन हुआ, परागकोश फूटा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परागकण बाहर आया। तो परागकण बाहर आया तो उसको क्या चाहिए है? उसको मादा जन्नांग के पास जाना है। ठीक है, मादा जन्नांग के पास अंदर क्या बन रहा होगा? मादा युग्मक बन रहा होगा, जिसको परागकोश कहेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको? भ्रूणकोश कहेंगे। ठीक है, भ्रूणकोश कहेंगे। तो वो क्या है? भ्रूणकोश क्या है? मादा युग्मक है। तो उसके पास जाना है। तो सबसे पहले वो मादा जन्नांग के पास आएगा और किस जगह पे आएगा? किस जगह पे लैंड करेगा? ठीक है, किस जगह पे आएगा वो? तो सबसे पहले किस जगह पे आएगा वो? यहाँ पे आएगा वो, यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? परागकण है मानने के बाद। तो सबसे पहले कहाँ आएगा वो? वर्तिकाग्र पे आएगा। कहाँ पे आएगा? वर्तिकाग्र पे आएगा। कौन आएगा? परागकण। क्या है परागकण? और कौन सा युग्मक है? नर युग्मक, मादा युग्मक? नर युग्मक। ये भी क्वेश्चन आता है, नर युग्मक का नाम? परागकण। क्या? और मादा युग्मक का नाम? पराग, वो भ्रूणकोश। क्या? भ्रूणकोश। नर युग्मक का नाम? परागकण। क्या? नर युग्मक का नाम? हाँ। मादा युग्मक का नाम? भ्रूणकोश। कौन सा कोश? मादा युग्मक का नाम। और नर युग्मक का नाम? परागकण। तो ये क्या है यहाँ? परागकण। तो परागकण सबसे पहले मादा जो मादा जन्नांग है उसके किसके पास आएगा? वर्तिकाग्र के। ठीक है भाई, किसके पास आएगा? वर्तिकाग्र के पास आएगा। ठीक है,
कोशिश करो नाम यहीं के यहीं याद हो जाए, घर के लिए कुछ ना छोड़ो, ठीक है, यहीं ट्राई करो। मैंने तुम्हें इसलिए, डर से ना इंसान का अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाता है, सही बता रहा हूँ मैं, डर से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा तुम्हें। अब तुम्हारा पूरा ध्यान यहीं रहेगा, पता है मुझे। अब मैं कुछ भी पूछूँगा तुम बता दोगे मुझे, ठीक है। तो नाम यहीं याद रखने, यहीं के यहीं, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ना, यहीं याद हो गया। 80% अगर तुम्हें 70% भी यहाँ याद हो गया तो घर तुम्हें कितनी परसेंट मेहनत करनी है? 30%। बस 30% का मतलब अगर तुम यहाँ 1 घंटा पढ़े, 1 घंटे का 30% कितना होगा बताइए जरा? 1 घंटे का 30%, 1 घंटे का 30% क्या कितना होगा? 17-18 मिनट, ठीक है। कितनी होगी? 17-18 मिनट के आसपास होगी। बताओ तुम्हें परसेंट निकालना नहीं आता? मैथ नहीं? अच्छा, ओहो, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो जो परागकण वहाँ से आए, सबसे पहले किसके पास जाएंगे? वर्तिका। तो वर्तिका क्या करती है? परागकणों के लिए अवतरण मंच प्रदान करती है। कौन सा मंच? अवतरण मंच, मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि तुम्हारा हवाई जहाज उतरता है ना, लैंड करता है हवाई जहाज, ठीक है, हवाई जहाज लैंड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अवतरण मंच, ठीक है। एक जगह प्रदान करती है, ऐसे समझ लेना। कौन प्रदान करती है? वर्तिका। यही लिखना है तुमको इसमें, वर्तिकाग्र हेडिंग डालनी, इस तरीके से हेडिंग डालनी, उसमें सबसे पहले वर्तिकाग्र हेडिंग डालनी। तो उसमें क्या लिखना? यह परागकणों के लिए अवतरण मंच प्रदान करती है, ठीक है। परागकणों के लिए अवतरण मंच प्रदान करती है, सिंपल सी बात है, मतलब ऐसी जगह प्रदान करेगी जहाँ पे परागकण आ सकते हैं। सबसे पहले परागकण किसके पास आएंगे? वर्तिकाग्र के पास, ठीक है भाई। और उसके बाद हेडिंग बनानी वर्तिका। क्या बनानी? वर्तिका। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें लिखना है कि यह लंबी सी पतली सी डंठल होती है, लंबी पतली डंठल होती है, ठीक है, लंबी पतली डंठल होती है, लंबी सी पतली डंठल होती है। उसके बाद अंडाशय, ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यहीं से चलेगा, अब अंडाशय से ही चलेगा सब कुछ। इसका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मादा जननांग चल रहा है इस तरीके से, उसके अंदर क्या है? अंडाशय, सब कुछ यहीं से चलेगा। जैसे वहाँ किसके अंदर चल रहा था सब कुछ? परागकोश के अंदर चल रहा था ना, है ना। जब मैंने तुम्हें नरजननांग पढ़ाया था, पुंकेसर पढ़ाया था, तो सबसे पहले मैंने ये बताया था ना ऊपर, ये परागकोश होता है, तो परागकोश के अंदर ही चल रहा था सब कुछ, ठीक है। उसके अंदर ही क्या बना? तुम्हारा नर युग्मक बना था, मतलब परागकण इसके अंदर ही तो बना था, ठीक है। अब तुम्हें क्या बनाना है? मादा युग्मक बनाना है। मादा युग्मक मतलब भ्रूणकोश बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश किसके अंदर बनेगा? कनेक्ट हो रहा है ना दिमाग में, कहाँ से क्या बन रहा है, समझ आ रहा है ना? पूछो, अभी समझता। समझ आ गया यहाँ तक? तो किसके अंदर बनना है सब कुछ? अंडाशय। अब देखो अंडाशय, तो अंडाशय क्या होता है? हेडिंग बनानी है अंडाशय, ठीक है। अंडाशय में क्या लिखोगे? अंडाशय के भीतर मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्या लिखोगे? अंडाशय के भीतर मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है भाई। उसके बाद इसमें क्या लिखोगे कि जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय के अंदर होती है एक गर्भाशय गुहा। जैसे फीमेल है कोई, ठीक है, महिला है कोई, तो उसमें जो बच्चा पैदा होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में, ठीक है। तो जैसे इसमें भी अंडाशय है ना, तो अंडाशय के अंदर क्या होती है? गर्भाशय गुहा होती है, ठीक है। गर्भाशय को इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? यूट्रस, ठीक है। तो वो किस शेप का होता है? नाशपाती के आकार का होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का, वॉर्म शेप बोलते हैं उसको, बच्चा नहीं बोलते जिसको, है ना। तो अंडाशय के अंदर क्या होगी? गर्भाशय गुहा। क्या होगी? गर्भाशय गुहा, गर्भाशय गुहा। उसके बाद जैसे फीमेल है कोई, तो जैसे उसके अंदर कोई बच्चा डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो उसको खाना पानी सांस कहाँ से मिलती है? किसके द्वारा मिलती है? माँ के द्वारा मिलती है। माँ जो खाती है वही लगता है उसको। तो उसके बीच में ना, बच्चे के और माँ के बीच में यहाँ नाभि पे ना एक वो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं उसको? अपरा। क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? तो उसके द्वारा उसको खाना पानी मिलता रहता है बच्चों को। तो इसमें भी ऐसे क्या होती है? जैसे अंडाशय होगा, अंडाशय के अंदर क्या होगी? गर्भाशय गुहा। और उस गर्भाशय के अंदर क्या होती है? अपरा। क्या होती है? क्या होती है भाई? अपरा होती है। और अपरा के अंदर क्या बनता है फिर? जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था, लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? लघु बीजाणुजन उत्तक होता है। लघु बीजाणुजन उत्तक होता है। लघु बीजाणुजन उत्तक के अंदर क्या होती है? कोशिका होती है, प्रागमात्र कोशिका या
लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उससे क्या बनना है तुम्हारा, लघु बीजाणु बनना था। तो ऐसे ही जो ये है ना अपरा है, अपरा से क्या बनता है, गुरु बीजाणु। लघु का मतलब होता है छोटा, और गुरु या फिर दीर्घ बोल दो, इसको दीर्घ बोल दो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, दीर्घ। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। वैसे जनरली इसको गुरु बीजाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसको लघु बीजाणु बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु का नाम याद रखना, क्या नाम होता है इसका, बीजांड। गुरु बीजाणु का नाम क्या होता है, बीजांड। तो तुम्हें पता चल गया कैसे कैसे बना। ऐसे कहीं से भी कुछ नहीं, सब कुछ रिलेट करके पढ़ा है मैं, सब कुछ रिलेट करके। पहले मैंने तुम्हें बताया स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो नीचे फूला हुआ भाग होता है, उसका क्या नाम होता है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होती है, गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा के अंदर क्या होती है, अपरा। अपरे से रिलेट करके देखना, ठीक है, कि गर्भाशय गुहा है, गर्भाशय गुहा के बाद अपरा होती है अंदर, और अपरा के अंदर क्या बनता है, बीजांड बनता है। क्या बनता है, बीजांड बनता है। तो बीजांड को क्या बोलते हो आप, गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु। और गुरु बीजाणु धानी, जैसे वो थी ना लघु बीजाणु धानी थी, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, गुरु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं, सिंपल। कोई दिक्कत यहाँ तक, उतारो फिर इसको जल्दी।